डीएलएड के बच्चों के लिए आज हम फिर आज का दूसरा सेगमेंट लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, उनकी परिभाषा भी बताई थी। एक बार फिर बता देने, परिमेय संख्या जो 2 अंकों की होंगी या 2 से अधिक अंकों की होंगी, इनकी क्या पहचान है। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि इसमें इकाई का अंक 1, 3, 7 या 9 हो सकता है और इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है। अब हमने इससे पहले 10 और 20 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं किसमें, 20 और 30 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं। देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं 3 नंबर पर 20 तथा 30 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी जरा सा देख लेते हैं, इसमें बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए, हमने बताया था कि 20 के बाद जो भी संख्याएं आएंगी उनमें दाहिने का अंक 2 होगा और 2, 2 और 2। हमने 4 बार लिख दिया 2 और 2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इकाई का अंक जो होगा या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा या 9 होगा। अब इकाई का अंक इसके सामने हमने लिख दिया 1, इसके सामने 3, इसके सामने 7 और यहाँ पर हमने लिखा 9। अब इनमें देखना कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। इनके अंकों का योग हम अगर करेंगे तो 2 और 1 3, 3 से विभाजित हो गया तो दूसरी शर्त को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसको हम काट देंगे, ये अभाज्य नहीं है। यहाँ 2 और 3, 3 और 2 5 होता है, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा, ये अभाज्य संख्या हो गई। ये 7 और 2 9, 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, 3 3 9, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं हुई। तो कुल मिला के 20 और 30 के बीच आने वाली जो अभाज्य संख्याएं वो कितनी हो गई? केवल 2 अभाज्य संख्याएं हुई। कौन सी? 23 और 29। 23 और 29, क्योंकि 21 नहीं हुआ, 22 नहीं हुआ, फिर कौन सा नहीं हुआ तो हो गया 23 हो गया, 24 नहीं हुआ, 25 नहीं हुआ, 26 नहीं हुआ, 27 नहीं हुआ, 28 नहीं हुआ, 29। केवल 2 अभाज्य संख्या हमें 20 और 30 के बीच मिली। इसी प्रकार से अगर हम किसके नंबर 4 पर अगर चलेंगे तो 30 और 40 के बीच की ले लें, 30 और 40 के बीच। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी देख लेते हैं ना। तो 30 और 40 का अध्ययन करें यहाँ पर तो हम देखेंगे 30 के बाद दाहिने का अंक क्या होगा? 3 होगा। तो वही काम हमने बताया था आपको करने का। 3 3 4 बार लिख दीजिए, 3 3 3 और 3, 1 3 7 और 9। बस अब जोड़ते चले जाइए। 3 और 1 4, 3 से विभाजित नहीं हो रहा, अभाज्य संख्या हो गई। 3 और प्लस 3 इसे जोड़ेंगे, इन दोनों का अगर हम योग कर लें 3 + 3 तो ये बराबर कितना आ गया आपका? इन दोनों का योग 6 आ गया। और 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या आपकी अभाज्य नहीं होगी। यहाँ 3 + 7 यहाँ से लेंगे और इनका योग हो जाएगा 10। ये 10 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हुई? अभाज्य संख्या हो गई हमारी। इसी प्रकार से यहाँ 3 + 9 को अगर जोड़ दें तो ये 12 हो गया। 3 और 9 12, 12 को भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 12 को भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 चौक 12 हो जाते हैं। तो कौन सी अभाज्य संख्या हो गई? सिर्फ 2 अभाज्य संख्या आ गई 30 और 40 के बीच, 31 और 37। 30 और 40 के बीच कितनी संख्याएं हैं अभाज्य? 31 और 37। इसी प्रकार से चलिए नंबर 5 पर देख लेते हैं। हम 100 तक आपको बता दे रहे हैं, फिर एक साथ लिख देंगे इन संख्याओं को। किस किस के बीच लें? अब 40 50 के बीच, 40 तथा 50 के बीच। अभाज्य संख्या है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए 40 और 50 के बीच दाहिने का अंक क्या होगा? 4, जैसे मैंने बताया था। 4 बार लिख दीजिए ऐसा करके। ठीक है। अब यहाँ लिखिए 1, यहाँ 3, यहाँ 7 और यहाँ 9। यही अंक आ सकते हैं, और आ नहीं सकता। अब इनको योग करके देखेंगे भाई। योग करके देखें 4 का और किसका, 4 और 1 5, 3 से विभाजित नहीं हो रहा,
4 और 3 7, 3 से विभाजित नहीं हो रहा। और ये 7 और 4 11, 3 से विभाजित नहीं हो रहा। यहाँ 9 4, यहाँ होगा आप कितना, ये 9 4 13 हो रहा, लेकिन 7 7 49 भी होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसे भी हम अभाज्य संख्या में नहीं रखेंगे कि 7 से विभाजित हो रही है, 7 7 49 होते हैं, ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कितनी अभाज्य संख्या होगी हमारे पास, एक तो बनी आपकी 41, एक तो बनी आपकी 43 और एक तो बनी आपकी कितनी 47। ये अभाज्य संख्या आपकी हमारे पास आई, यहाँ तक देखेंगे अब, ठीक है। अब आगे देखिए, चलिए एक नियम और देख लेंगे इसमें। तीसरा नियम ये है, n एक अभाज्य संख्या होगी यदि n किसी भी √n या इससे छोटी संख्या से अविभाजित है, अविभाजित है। अब इसका मतलब जरा सा देखेंगे, जैसे हम अगर ये कहें, इससे पहले जो हमने आपका प्रश्न लिया था, ये अगर हम आपका 5वां भाग ये ले लें क्या, कि 50 तथा 60 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये आपको बताना करनी, फाइंड आउट करनी है भाई। तो मैंने क्या बताया था, 5 अगर आ रहा है तो 5 तो दाईं के स्थान पर 4 जगह लिखेंगे हम, 5 5 वही रूल हमने लिखा। यहाँ पर हमने बना दिया 1, यहाँ पर बना दिया हमने क्या 3, यहाँ पर आपका 7 और यहाँ पर 9। फिर क्या करेंगे, इनका योग करके देखेंगे, 5 और 1 6, 5 और 1 6 जो होता है ये किससे विभाजित हो जाता है, ये 5 और 1 6, 3 दूनी 6, यानी 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या आपकी क्या हुई, अभाज्य नहीं होगी। यहाँ 5 और 3 8, इसको देख लेंगे, यहाँ 5 7 5 12, 7 5 12, 12 को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी कैसी हुई, अभाज्य नहीं होगी। अब दो संख्याएं हमारे पास बची 59 और 53, ये अभाज्य है या नहीं है, अभाज्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अब इस पर हम ये वाला रूल लगा के देखेंगे, ठीक है। जरा सा यहाँ से देखें दोनों के लिए कि 53 का अगर अंडर लेंगे तो ये 8 के अंडर से छोटा होगा, 53 का जो वर्गमूल होगा 7 से बड़ा और 8 से छोटा होगा, क्योंकि 7 7 49 होते हैं, 8 8 यानी 8 8 49, 8 क्या होता है, 7 7 49 होते हैं और 8 8 64 होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 से 7 तक कितनी संख्या है जिससे विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लें, √n, √n का मतलब 8 ले लें, तो 8 में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, यानी 8 का जो 64 का जो अंडर है वो आपका क्या होता है, 8 होता है, और 49 का जो अंडर है वो आपका 7 होता है। तो चलिए 7 बड़ी संख्या ले लेते हैं, 8 से छोटी छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्या उनको हम देख लेंगे। 8 से छोटी, एक तो आपका 3 है, एक आपका 5 है और एक पास 7 है। अब इन तीनों संख्याओं से हम इसको भाग करके देखते हैं, 3 से तो भाग होगा नहीं है, चूँकि पहले ही हमने बता दिया, तो इसको हमने छोड़ दिया। 5 से करते हैं, 5 से भाग नहीं होगा, 7 से भी इसको भाग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 53 एक अभाज्य संख्या हुई आपकी, क्योंकि ये इन संख्याओं से विभाजित नहीं है। अब 59 को देख लेते हैं, ये 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा। इसी प्रकार से इकाई का अंक 5 नहीं होगा तो ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा। 7 7 49 होते हैं इसलिए, और 7 8 56, 7 9 63 हो जाते हैं, इसलिए उससे भी विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भी आपकी अभाज्य संख्या हो गई। तो सिर्फ अभाज्य संख्या आपको कितनी मिली, ये हमने बिल्कुल कन्फर्म कर लिया यहाँ पे कि अभाज्य संख्याएं हमें जो प्राप्त हुई हैं वो कितनी हो गई, 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई, 53 और 59 किसके बीच में, ये आई हमारी 50 और 60 के बीच। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं।
भाज्य संख्या। जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं वही संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जो अभाज्य ना हो वो सब भाज्य या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, ना। तो कौन सी संख्याएं होंगी? वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा भाजक हों, वे संख्याएं जो वन तथा अपने आप के अतिरिक्त किसी अन्य पूर्णांक से भी विभाजित हो, अन्य पूर्णांक से विभाजित हो। जो अपने अलावा और वन के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए वो आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे, या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जो प्राइम नहीं है, जो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है। जैसे आप क्या ले सकते हैं? आप 4 ले सकते हैं। 4 को 1 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। 6 ले सकते हैं, 6 को 2 से, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से विभाजित कर सकते हैं। 8 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, ठीक है, और 51 ले सकते हैं। और भी बहुत सारी संख्याएं, सब कैसी कहलाती हैं? ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जो अभाज्य ना हो वो भाज्य होंगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे अगला, क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी मिला दें तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? 0 सहित, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या हुआ? ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड क्या? होल नंबर्स, ठीक है। अब इसको मान लीजिए किसी रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर 0 हमने लिख दिया, समान दूरी पर इसके भाग कर लीजिए। ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 और ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। ये सभी नंबर क्या होते हैं? ये आपके क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, होल नंबर्स कहलाते हैं। 0 भी इसमें इंक्लूड कर दें। अब यहाँ पर प्रश्न किस टाइप से बन सकता है? 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 2 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो आप देख रहे हैं कि 0 को छोड़कर बाकी सबके अंदर 2 गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से? 0 को छोड़कर प्रत्येक नंबर प्राकृतिक संख्या भी है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनेटिव। ये सब क्या है? ये आपके प्राकृतिक संख्या भी, नेचुरल नंबर भी है और उसके साथ साथ पूर्ण संख्याएं भी हैं।
जीरो क्या है, जीरो के अंदर यहाँ तक अभी तक सिर्फ एक गुण आ रहा है, वो कौन सा गुण है कि ये पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है हमारी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब हम बताएंगे आपको पूर्णांक संख्याएं। देखिए दो शब्द हैं, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्याएं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याओं की। ये पूर्णांक संख्याओं को हम अंग्रेजी में इंटीजर्स भी कहते हैं, इंटीजर्स। तो बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को आप समझते रहेंगे। यानी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को यदि प्लस और माइनस के साथ साथ ले लिया जाए तो वो जो समुच्चय बनेगा आपका कौन कौन सा है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 और 0 और तो ये सभी नंबर जो बन जाते हैं ये आपके क्या बन जाते हैं, ये आपके इंटीजर्स बन जाते हैं या पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। तो कैसे परिभाषित करेंगे, जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको दिखाने का क्या तरीका अभी देखेंगे। ये मान लीजिए ये हमने नंबर लाइन आपकी इधर खींच दी, ठीक, ये नंबर लाइन आपकी मान लीजिए है, ठीक है। अब इसमें बीच में यहाँ पर हमने ये 0 लिख दिया, समान दूरी पर 1, समान दूरी पर 2, समान दूरी पर 3, समान दूरी पर 4। अब इधर बाईं ओर चलेंगे तो यही चिन्ह माइनस के साथ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। तो इधर भी अनंत तक चले जाएंगे, इधर माइनस अनंत तक चले जाएं और 0 को बीच में ले लें तो ये जो पूरा समुच्चय बनता है इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को z से निरूपित करते हैं, z, या कई बार इंटीजर i से भी निरूपित कर देते हैं। और लिखने का क्या तरीका होता है, मझली ब्रैकेट में लिखते हैं भाई, ये मझली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, या इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं। करली क्यों कहते हैं, करली आकार की ये होती है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो 0, +-1 लिख दो, +-2 लिख दो, +-3 लिख दो और अप टू इन्फिनिटी तक चले जाइएगा। एक तो इसको लिखने का ये तरीका, दूसरा एक तरीका और है इसको लिखने का, चाहे उस टाइप से लिख दीजिए। यहाँ डॉट 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 लगा दीजिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इधर भी आप अनंत तक चले जाइएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये इंटीजर का सेट कहलाता है या फिर पूर्णांक संख्याओं का ये समुच्चय कहलाता है। तो ये जो संख्याएं हमने अब तक आपको बताई हैं, कितनी बताई आपको, पहले हमने बताया आपको प्राकृतिक संख्याएं, फिर आपको पूर्ण संख्याएं, फिर आपको बताया हमने पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ये संख्याएं हमने यहाँ पर स्टडी की हैं आपके लिए। अब इनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज आप इतना पढ़ेंगे, अगली वीडियो में उसको हम अध्ययन करेंगे।